साथियों वेलकम बैक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय, और इसमें बात होगी केमिस्ट्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित पदार्थ की। इसके पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत दो पदार्थ हम बढ़ा चुके हैं, प्लास्टिक और रेशा, और आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण रूप से रबर के बारे में। और रबर बहुत ही उपयोगी, एक मानव के उपयोग में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ, जिसके बारे में जानना हमारा एक इम्पोर्टेंट काम है कि जानना चाहिए कि रबर क्या है, किस प्रकार काम करता है, कैसे बनता है, रबर के बारे में कैसे लोगों को पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और आज हम लोग देखेंगे रबर के सारे स्वरूप को। तो इसी के साथ जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो लाइव हैं, जो क्लास को देख रहे हैं, वो इस चैनल के लिंक को जरूर अपने अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और करंट अफेयर के लिए तैयार रहें, साथ ही क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। ये टॉपिक अब समाप्त होने वाला है, तो इसमें प्लास्टिक, रेशा और रबर के तीनों टॉपिक से ला करके मैं क्वेश्चन आवर अगले क्लास में केमिस्ट्री का लेकर आऊंगा। तो पढ़ें तो पूरा ध्यान से पढ़ें और चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं रबर के बारे में। तो सबसे पहले रबर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानें कि रबर क्या है और क्यों उपयोगी है, इसको समझना है। तो सबसे पहले तो समझना है कि रबर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कई गुणों से सुसज्जित होता है। और रबर के जब गुणों की बात करते हैं तो तीन महत्वपूर्ण गुण है इसका। एक, इसमें इलास्टिसिटी का होना, ये ध्यान रखना, इलास्टिसिटी। इसके साथ वाटर रेसिस्टेंस, ये ध्यान रखना। इसके अलावा तीसरा गुण इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, ये ध्यान रखना। ये तीन गुण इसको एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। जिसमें पहला जो है इलास्टिसिटी, जिसको प्रत्यास्था कह रहे हैं, तो हिंदी में प्रत्यास्था होता है। तो प्रत्यास्था, वाटर रेसिस्टेंस मतलब जलरोधी है, जलरोधी है, और विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो ये तीन गुण जो है यही इसकी उपयोगिता को दर्शाता है, और इसी वजह से हम इसको अपने अलग अलग पर्पस में, उद्देश्यों में उपयोग करते हैं। प्रत्यास्था मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचे तो फैले और छोड़े तो फिर सिकुड़ जाए। रबर लेते हैं, इलास्टिसिटी लेते हैं, हेयर बैंड लेते हैं, देखते होंगे खींचने पर फैलता है, छोड़ने पर फिर सिकुड़ जाता है। तो यही गुण प्रत्यास्था का रबर का एक विशेष गुण है। दूसरा, वाटर रेसिस्टेंस मतलब पानी में डुबोए, पानी में भिंगाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, कि विद्युत से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए विद्युत का झटका भी लगने से हमें बचाता है। तो तीन तरह के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसके अलावा कि अगर गर्म भी किया जाए तो ये इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, इलास्टिसिटी खोता नहीं, और इसी की वजह से हम रबर का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। एक लिखे गए पेंसिल को इरेज करने की बात हो, मिटाने की बात हो, तो रबर की जरूरत है। चप्पल जूता पहनते हैं तो बहुत सारे जूते चप्पल में रबर की जरूरत पड़ती है। खिलौने का निर्माण रबर से होता है। इसके अलावा जितने भी गाड़ी आज चल रहे हैं, साइकिल से लेकर जहाज तक, ट्रेन को छोड़ दें तो बाकी सभी के पहिए रबर से बने होते हैं। अगर ये रबर हटा दें तो पूरी तरह से दुनिया की गति रुक जाएगी और बहुत ही अर्थव्यवस्था स्लो हो जाएगी। तो ये सब इसी रबर की वजह से। तो देखते होंगे कि ट्रक पर 10 टन, 20 टन, 50 टन लोड करके भी चलता है ट्रक, तो रबर की वजह से आसानी से चल लेता है। हवा भरते तो फूलता है, और फूलने की वजह से उसमें इलास्टिसिटी के गुण के कारण बोझ को बर्दाश्त कर लेता है, फटता नहीं। गड्ढा में जाए, पानी में जाए, धूप में छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब उपयोगिता की वजह से रबर एक मानव के लिए बहुत ही उपयोगी मटेरियल के तौर पर देखा जाता है। अब रबर की जब बात आती है तो ध्यान रखना है कि रबर के बारे में सबसे पहले जानकारी जो मिला वो अमेरिका के मूल निवासियों को मिला। खासकर जो वहां के मूल निवासी हैं अमेरिका के,
उन्हीं लोगों ने रबर को दुनिया के सामने लाया। तो अमेरिका के मूल निवासी कौन है, जीएस में पूछता है, बताएं कौन है अमेरिका का मूल निवासी। तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ज्योग्राफी में बहुत सारे प्रजाति हम लोग को पढ़ना तो वहां चर्चा होगी। तो रेड इंडियन जो आदिवासी है वहां अमेरिका में, जो बाकी सब दिखते हैं वो तो सब अंग्रेज हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहां के मूल निवासी नहीं है, तो वो क्या है, अंग्रेज हैं। तो ध्यान रखना है कि अमेरिका के मूल निवासी जो थे वही रबर को दुनिया के सामने लाया, और इसको पहचाना पहली बार कोलंबस ने। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा और देखा कि वहां के मूल निवासी कुछ गेंद नुमा संरचना से खेलते हैं, और गेंद को जब उठाकर देखा तो पता चला कि वो एक अलग गुण का लिए हुए एक अलग विशेषता वाला एक प्रोडक्ट है, जिसको हम रबर के रूप में देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अमेरिका के लोगों के द्वारा इसकी पहचान की गई, और तब से रबर का शुरुआत हुआ। अब ये रबर जो होता है, ध्यान रखना है कि रबर दो प्रकार का होता है। जैसे हमने प्लास्टिक पढ़ा दो प्रकार का, रेशा पढ़ा दो प्रकार का, वैसे ही रबर को भी ध्यान रखना है कि रबर भी दो तरह का है। कौन कौन है, इसी पर नजर डालें। तो रबर दो तरह का जो है, उसमें पहला की बात करें तो पहला जो है वो है नेचुरल रबर, ये ध्यान रखना है। तो पहला है नेचुरल रबर, और दूसरा है इसका जस्ट उल्टा, जिसको आर्टिफिशियल रबर कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ अलग नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। रेशा में पढ़ा, प्लास्टिक में पढ़ा, सब वही है। वहां भी दो तरह के प्लास्टिक पढ़े थे, नेचुरल प्लास्टिक, आर्टिफिशियल प्लास्टिक। रेशा पढ़ा तो दो तरह का पढ़ा, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। अब रबर पढ़े तो रबर भी दो तरह का, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये ध्यान रखना। तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जो प्लास्टिक में पढ़ा, जो रेशा में पढ़ा, वही रबर में, कुछ अलग नहीं है। तो पूछ दे कि नेचुरल रबर किसको कहेंगे और आर्टिफिशियल रबर किसको कहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि वैसा रबर जो किसी जीव से प्राप्त हो, जीव मतलब जिसमें जीवन हो। तो जीवन किसमें किसमें है, तो जीवन या तो पौधा में है, नहीं तो जानवर में है। तो नेचर में अगर कोई मिल रहा हो, प्रकृति में आपको उपलब्ध हो, स्वतः कुछ करना ना पड़े, तो ध्यान रखना है जीव द्वारा बनाया जाए या प्रकृति में उपलब्ध हो, नेचर में उपलब्ध होना चाहिए, आपको कुछ करना ना पड़े, आपको बना बनाया मिल जाए, तो कहेंगे वो नेचुरल, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। जो नेचर ने दिया, ईश्वर ने दिया, प्रकृति ने दिया हमको, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट। दूसरा है कि कुछ रबर जो है ये नेचुरल नहीं होता है, मिलता नहीं है नेचर में, आपको मिलेगा नहीं पृथ्वी पर। तो करेंगे क्या, तो इसको मानव बनाएगा। मानव मतलब मैन। अब मानव जब बनाता है कोई चीज अपने दिमाग से, तो उसको हम मानव निर्मित पदार्थ या आर्टिफिशियल पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक बनाया, रेशा बनाया, उसी तरह से रबर भी बनाया। बिल्डिंग जो बनाते हैं वो क्या है, मानव निर्मित एक संरचना है। तो जब कोई पदार्थ मानव बनाता है तो उसको हम मैन मेड मटेरियल या मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। और ऐसे ही मानव द्वारा बनाए गए रबर को आर्टिफिशियल रबर की श्रेणी में रखें। तो यहां ध्यान रखना है, नेचुरल का मतलब क्या हो गया, तो नेचुरल मतलब सिंपली प्राकृतिक रबर। तो ये प्राकृतिक है, और जो मानव ने बनाया वो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। तो ये दो तरह के रबर हम लोग को देखना है, और दोनों देख लेंगे तो रबर की बातें कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पर रबर की जब बात आती है तो सबसे पहले नेचुरल पर ही फोकस करें कि नेचुरल रबर क्या है और कैसे ये काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रबर, ये ध्यान रखना है, और एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाएगा। अभी हाल फिलहाल में बिहार दरोगा में पूछा गया था, तो ध्यान देना है कि बराबर पूछता। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नेचुरल रबर को। ऐसे नेचुरल रबर के बहुत सारे चीजों को पिछले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन रबर टॉपिक है तो हम सोचा कि क्लास को एक जगह कलेक्ट कर देंगे, तो कोई भी क्लास देखेंगे तो उनको पूरा रबर का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, अलग अलग वीडियो क्लास में नहीं देखना पड़ेगा। तो उसको मैंने फिर से यहाँ रिवीजन के तौर पर, और आगे जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो नेचुरल रबर प्रकृति में प्राप्त होने वाला रबर, और यही अमेरिका के लोगों ने खोजा था नेचुरल रबर को पहली बार। और खोजा कैसे, तो खोजा कुछ प्लांट्स को, पौधे को। तो प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं।
नॉर्मली जो निर्माण होता है रबर का वो पौधों से, जानवर रबर नहीं बनाता, लेकिन पौधे रबर बनाते हैं। और रबर जो बनाते हैं वो पौधे कुछ विशेष प्रजाति के, कुछ विशेष फैमिली के, और उस विशेष प्रजाति के जो रबर के पौधे हैं उनमें एक नेचर होता है, गुण होता है कि उनके पास एक दूध जैसी प्रोडक्ट बनती है पौधे में। जैसे यहां पाम ट्री है, पाम ट्री मतलब समझते होंगे तार का पेड़, और तार का पेड़ में क्या करते हैं लोग, बिहार के लोग उसको चाकू से छील देते हैं, नीचे एक बर्तन लगा देते हैं, तो दिन भर ताड़ी छूता रहता है उसमें, और शाम में पीते हैं और नशे में मस्त हो जाते हैं। तो पौधे का प्रोडक्ट हो गया ताड़ी, जो एक नीरा का प्रोडक्ट है, उसमें अल्कोहल हो जाता है, शराब का नशा का काम करता है। तो जस्ट वैसा ही पौधा है कुछ रबर का, इसमें जब चाकू लगाएंगे और नीचे बर्तन लगा देंगे तो उसमें ताड़ी जैसे गिरता है, तो ताड़ी की जगह यहां दूध गिरने लगता है। जैसे पपीता में भी देखते होंगे, कच्चा पपीता ले और पिन मारे उसमें, निडिल चुभो देंगे, तो चुभेंगे तो कच्चा पपीता से दूध फेंकने लगेगा। तो वैसे ही एक पौधे में भी होता है, तो वो दूध ही जैसा होता है जो रबर के पौधे में किसान प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना है ये पौधे से प्राप्त होता है, और पौधे से जो प्राप्त होता है ये एक मिल्क नुमा लिक्विड है, दूध जैसा द्रव है ये, और यही मिल्क से रबर बनता है। और मिल्क जो होता है इसको साइंस में एक नाम दिया जाता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि प्राकृतिक रबर बनाया जाता है किससे, तो लेटेक्स से। पूछ देगा कि लेटेक्स क्या है, तो पौधे से प्राप्त दूध को लेटेक्स कहते हैं। ध्यान रखना है, जैसे बूंद जैसी समझना होगी, गाढ़ा सफेद चिपचिपा। तो ये ध्यान रखना है कि पौधे में प्राप्त जो दूध होता है उसी को लेटेक्स कहते हैं। अब ये लेटेक्स का भी बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे प्रजाति है, लेकिन जो प्रजाति है इसमें 2-3 प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से मेनली रबर प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा जो रबर प्राप्त होता है वो एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम है हीबिया ब्रिजेनसिस। ये ध्यान रखना, ये बोटेनिकल नेम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि रबड़ के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताएं, तो ये आपको याद रखना होगा। जब कठिन सवाल करेगा आपको यूपीएससी वगैरह में, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। एक तो ये है, और नॉर्मली बिहार में भी नर्सरी वगैरह में जाएंगे तो रबड़ का पौधा आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे गार्डन में रबड़ के पौधे लगाए रहते हैं जो बरगद के पेड़ से मिलता जुलता। पत्तियां वैसे ही होती है, चिकना वैसा ही होता है, शेप वैसा ही होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो एक पौधा तो ये है, सबसे ज्यादा इसी से रबर बनता है, और दूसरा जो है उसका नाम है फाइकस इलास्टिका। तो इलास्टिक है इसलिए नाम यहाँ इलास्टिका जुड़ा हुआ है। तो फाइकस इलास्टिका या हीबिया ब्रिजेनेंसिस। तो हीबिया ब्रिजेनेंसिस मेनली जो आपको ध्यान रखना है यही है, सबसे ज्यादा रबर इस पौधे से प्राप्त होता है। लेकिन ये भी एक बरगद के, इसको रबर बरगद कहते हैं, मतलब बरगद फाइकस में भी, बरगद को भी फाइकस ही कहा जाता है, और बरगद जैसा ही रबर का पौधा, तो डेट इज कॉल्ड फाइकस इलास्टिका। तो ध्यान देना है कि ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट प्लांट है जिससे लेटेक्स प्राप्त होता है। अब ये लेटेक्स क्या है, ये दूध है। अभी दूध को करेंगे क्या, रबर के रूप में कैसे यूज करेंगे? दूध तो रबर के रूप में इस्तेमाल होगा नहीं, तो करते क्या है कि इस दूध को बर्तन में किसान जमा करते हैं, और जब जमा हो जाता है तो इस दूध को गर्म करते हैं 1% एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड ध्यान रखना है इसको कि 1% एसिटिक एसिड के साथ मिलाकर गर्म कर देंगे तो आपको नेचुरल रबर प्राप्त हो जाएगा। और यही रबर बनाने का तरीका है, इसी के द्वारा पूरे दुनिया में नेचुरल रबर बनाया जाता है। तो करेंगे क्या, ये दोनों पौधा लगा देंगे। पौधा जब बड़ा हो जाएगा 2 साल से देने लगता है और 40 साल तक रबर देता है, और हर साल लगभग 2 से लेकर 6 पाउंड एक पौधा रबर देता है, और उसी से रबर का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना है कि हीबिया ब्रिजेनेंसिस या फाइकस इलास्टिका 2 प्लांट लगाएं, और इसको बड़ा होने पर चाकू लगा देंगे, दूध गिरने लगेगा, दूध को बर्तन में जमा कर ले। जब जमा हो जाएगा तो उसमें एक अम्ल है एसिटिक का, 1% मिला देंगे, मतलब 100 लीटर अगर लेटेक्स दूध है आपके पास तो 1 लीटर एसिटिक एसिड उसमें मिला दें और गर्म कर दें। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो गाढ़ा जम जाएगा,
और जमेगा तो वही रबर के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। उसको आप ब्लेड से शेप से काट दें। जैसे आप देखते हैं बच्चों के लिए रबर आता है तो कटिंग क्या रहता है, बड़ा छोटा लंबा जैसा है, पेंसिल के पीछे भी लगा देता है, तो जैसा शेप में काट देंगे वो काट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेट इज कॉल्ड नेचुरल रबर। तो ये ध्यान रखना। अब यहां प्रश्न उठता है कि यही दोनों को क्यों यूज करते हैं। हमने पपीता का नाम लिया, बहुत सारे बरगद में भी होता है ऐसा, बहुत सारे प्लांट्स जिसमें और भी दूध बनता है, तो सबको बना सकते हैं, लेकिन इसमें ही सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होने का वजह इसलिए कि ध्यान रखना है कि ये इलास्टिसिटी से जो रबर प्राप्त हो रहा है वो रबर जो है एक प्रकार का पॉलीमर के रूप में इस्तेमाल होता है। और पॉलीमर हम कई बार बता चुके हैं, बहुलक। किसी एक छोटे मॉलिक्यूल को लेकर गर्म किया जाए और गर्म करके बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए, सब आपस में जुड़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और तब उसमें एक भारी अणु का निर्माण हो जाता है, एक बड़े कंपाउंड का, और उसी को हम अपने उपयोग में लाने का काम करते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि यहां जो इलास्टिसिटी इस रबर में है एक पॉलीमर के रूप में, ये पॉलीमर जो इसके दूध में लेटेक्स में है वो एक खास यौगिक के कारण, यही दरोगा में पूछा था इस बार, तो कौन यौगिक है ध्यान रखना। और यौगिक यहां जो लेटेक्स में है उसका नाम आइसोप्रीन है, ये ध्यान रखना। यही पूछा था कि नेचुरल रबर एक बहुलक है किसका, तो आइसोप्रीन का, यही आपसे पूछा जाएगा बार बार। तो आइसोप्रीन एक यौगिक है, कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन का ये इस दूध में होता है, इसी की वजह से रबर में ये सब गुण पाया जाता है। इलास्टिक है, फैलता है, सिकुड़ता है, वाटर से खराब नहीं होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं है, ये सारा गुण इसके वजह से। तो यही मेन कंपोनेंट है, कौन, आइसोप्रीन। तो ये ध्यान रखना। और आइसोप्रीन का जो सूत्र होता है केमिकली, वो ध्यान रखना है C5H8। ये पूछेगा आपसे एग्जाम कि आइसोप्रीन का रासायनिक सूत्र बताएं, तो रासायनिक सूत्र याद रखना है क्या, C5H8। नाम याद रखना है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमर बना देंगे, ये रबर बन जाएगा। और रबर बनेगा कौन सा, नेचुरल रबर। प्राप्त हुआ कहां से, पौधे से। पौधे ये दोनों है, और जो पौधे से दूध देता है उसको लेटेक्स करना। सब सवाल है एग्जाम के लिए और बार बार एग्जाम में पूछा जाए, तो इतना चीज आपको पहले समझ लेना। अब आगे चलते हैं। तो इस आइसोप्रीन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यही मेन कंपोनेंट है। इसको हम मिटा रहे हैं। जिनको लिखना हो वो वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख सकते हैं, साथ ही वीडियो को या क्लास को खत्म होने के बाद दोबारा आप रिवाइज करके देख सकते हैं। तो नेचुरल रबर में हमने आइसोप्रीन का नाम लिया, और आइसोप्रीन क्या है, तो हमने कहा मेन कंपोनेंट आइसोप्रीन ही है, यही की वजह से रबर में सारा गुण है ये आइसोप्रीन, जिसका रासायनिक सूत्र हमने बताया C5H8। ये ध्यान रखना, जिसका बहुत सारा गुण आपको ध्यान देना होगा। अब C5H8 की बात करें तो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 8 है। अब 5 कार्बन को लिखेंगे तो C 4C, और एक यहां C लगा दे तो 5C, तो 5C है। और एक कार्बन का बैलेंसी कितना होता है, कार्बन का, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब उसको बॉन्डिंग के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, 4 एटम चाहिए। तो यहाँ एक एटम तो है, यहाँ पर 4 चाहिए, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और लगा दें तो 2 हो गया, 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाए। यहाँ पर 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसको अभी एक और चाहिए, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए। यहाँ कितना हो गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दे, तो इसका 4 बॉन्ड हो गया। 1 बॉन्ड, 2, 1 3 और 1 4। यहाँ पर कितना, 1 ही बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर H3 लगा दें। और यहाँ कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, तो क्या करेंगे, CH2 लगा दें। इसी का नाम है आइसोप्रीन। गिने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, C5H8, 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन और 3 8 हाइड्रोजन, तो दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन। अब इस आइसोप्रीन का ध्यान रखना है केमिकल नेम, रासायनिक नाम, कि जो आइसोप्रीन नेचुरल रबर में है उसका केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो जब रासायनिक नाम की बात करेंगे तो 4 कार्बन वाला को ब्यूटेन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है उसका अगर नामकरण करेंगे आईपीएससी नेम के आधार पर, तो 4 कार्बन है, दूसरा पर एक मिथाइल ग्रुप, ये क्या है, तो ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। CH3 एक बॉन्ड फ्री, इसको मिथाइल कहते हैं।
तो मिथाइल ग्रुप है, 2 डबल बॉन्ड है, कितना कितना पर, पहला कार्बन पर और तीसरा कार्बन पर। तो नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटा डाइइन। ये ध्यान रखना 1,3 ब्यूटा डाइइन मतलब ब्यूटेन है, लेकिन दो डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, एक पर है, दूसरा तीसरे कार्बन पर है, लेकिन आगे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप कितना पर है, दूसरा पर है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन, इसी का नाम आइसोप्रीन। तो ध्यान रखना है कि यही आइसोप्रीन है जिसमें पॉलीमराइजेशन कराने से ये नेचुरल रबर प्राप्त होता है। अब यहां से आपको ध्यान देना है कुछ चीजों पर, और वो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मानव को जब पता चला कि यही है जो रबर के गुण को क्रिएट करता है, लेटेक्स में इसकी मौजूदगी के कारण रबर का गुण पाया जाता है, इलास्टिक हो जाता है, वाटर का रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर है, लोड संभाल सकता है, भारी वजन को उठा सकता है, ये सारे गुण इसी की वजह से। और इसी के चलते ब्यूटाडाइइन को ही आधार मान लिया वैज्ञानिकों ने, और इसी के द्वारा तरह तरह के नए रबर के निर्माण का कार्य शुरू किया, और यहीं से कृत्रिम रबर की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना है नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर को ध्यान देना कि ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है। जहां हल्के फुल्के काम की जरूरत पड़ती है, जैसे इरेजर में जो हम इस्तेमाल करते हैं पेंसिल को मिटाने के लिए, पेंसिल की लिखावट को, वो नेचुरल रबर ही होता है। लेकिन पहिया जो बनाते हैं टायर में, वो नेचुरल रबर से काम नहीं हो सकता। जूते चप्पल के सोल बनाते हैं, वो नेचुरल रबर से काम नहीं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम, तो बर्दाश्त नहीं करेगा, उतना फोर्स उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके चलते आर्टिफिशियल रबर की जरूरत पड़ गई। और आर्टिफिशियल रबर की जरूरत पड़ी तो ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल रबर का निर्माण का श्रेय 2 व्यक्ति को जाता। तो दूसरा जो पढ़ना हम लोग को, वो आर्टिफिशियल रबर या कृत्रिम रबर। तो क्या है कृत्रिम रबर, तो सिंपल कि मैन मेड है, मानव बनाया है अपने दिमाग से, प्रयोगशाला में, लैब में रसायन का प्रयोग कर। अब यहां ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल रबर के निर्माण का श्रेय 2 वैज्ञानिक को जाता है, एक मैथ्यू और तथा हैरिस, ये ध्यान रखना। और मैथ्यू हैरिस ने पहली बार कृत्रिम रबर के निर्माण के प्रक्रिया को लाया सामने, और इसने ब्यूटाडाइइन को उठा करके ही केमिकल प्रोसेस करा करके नया रबर, नए आर्टिफिशियल रबर का निर्माण का काम किया, और इसलिए आर्टिफिशियल रबर के निर्माण का श्रेय मैथ्यू और हैरिस को दिया जाता। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चले तो ये ध्यान देना है कि आर्टिफिशियल रबर इन दोनों ने बनाया, और चूंकि मानव अपने दिमाग से बनाया प्रयोगशाला में, और इसीलिए इसको मानव निर्मित पदार्थ के रूप में देखा गया। मतलब प्रयोगशाला में रसायन के प्रयोग से इसको तैयार किया गया केमिकल से, और इसमें जो प्रयोग हुआ प्रयोगशाला में रसायन के प्रयोग से बनाया गया, और जो बनाया गया वो ध्यान रखना है कि मेन कंपोनेंट जो बनाया, उसमें जो मेन कंपोनेंट लिया वो बेसिक घटक के रूप में। तो बेसिक घटक कौन, तो वही बेसिक घटक जिसका नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है, तो नाम है ब्यूटाडाइइन, और इसी के द्वारा नेचुरल रबर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि रबर का मुख्य कंपोनेंट या मुख्य यौगिक कौन है, तो ब्यूटाडाइइन है। इसी में CH3 लग गया था तो इसको आइसोप्रीन नाम दे दिया। अब इसी में तरह तरह चीजों को जोड़ेंगे तो रबर का नाम बदलता चला जाए, और यही मुख्य घटक को इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने समय समय पर नए नए रबर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया, और जो शुरू किया उसी में कुछ रबर आर्टिफिशियल को हम लोग को ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें, ये आर्टिफिशियल रबर बनाया, उसके कई टाइप्स, कई तरह के प्रोडक्ट आज हमारे आसपास यूज होते हैं, और उसी में से कुछ को याद रखना। जैसे एक याद रखना है गुणना N, एक याद रखना है गुणना
एस। एक याद रखना है नियोप्रीन, एक याद रखना है थायोकॉल। तो इतना आप याद रखें। नियोप्रीन के साथ डियोप्रीन भी होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। तो इतना आपको नेचुरल रबर के जगह मानव ने अपने दिमाग से कुछ आर्टिफिशियल रबर बनाया, और इसी से सवाल अक्सर पूछ देता है। पहला तो आपको नाम ही याद रखना, पूछ देगा कि बुन्ना एन है, रेसा है, रबर है, प्लास्टिक है, क्या है? तो रबर है। बुन्ना एस क्या है? तो रबर है। नियोप्रीन क्या है? रबर है। थायोकॉल क्या है? रबर है। और कैसा रबर है? सब का सब कृत्रिम रबर है, जिसको प्रयोगशाला में मानव ने अपने दिमाग से क्रिएट किया। किसके लिए? इस नेचुरल रबर के सब्स्टिट्यूट के रूप में, कि नेचुरल रबर से जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, भारी वजन नहीं उठा पा रहे हैं, रबर जल्दी टूट जा रहा है, घिस जा रहा है, उसमें हार्डनेस कम है, मुलायम है, तो हमारा काम नहीं हो पा रहा। और इसी काम को करने के लिए मजबूत, कठोर, हार्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल रबर के निर्माण का कार्य मानव ने शुरू किया। इसमें बुन्ना एन, बुन्ना एस, नियोप्रीन और थायोकोल, ये कुछ रबर आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाए। और इन सभी का मेजर कंपोनेंट घटक कौन है? ब्यूटाडाइन। तो ध्यान रखना। अब यहां क्या करते हैं? तो इस नेचुरल रबर में कुछ इंपॉर्टेंट काम करते क्या है कि हम जब ब्यूटाडाइन के साथ नाइट्राइल ग्रुप का रिएक्शन करा देते हैं। नाइट्राइल मतलब होता है CN ग्रुप। तो CN हम लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहां ग्रुप पढ़ा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं। तो यही नाइट्राइल से N आया है, ध्यान रखना है। ब्यूटाडाइन को बुन्ना कहते हैं और N आया है नाइट्राइल के लिए, CN के लिए। तो जब रबर का निर्माण में ब्यूटाडाइन का रिएक्शन नाइट्राइल के साथ करा देंगे, तो जो रबर प्राप्त होगा वो रबर बुन्ना N कहलाएगा। तो कभी कभी पूछेगा कि बुन्ना N में N सूचित करता है किसको? तो नाइट्राइल ग्रुप। ये ध्यान रखना, ये ध्यान देना। दूसरा क्या है कि बुन्ना S जो बनाया, तो यहां ब्यूटाडाइन को तो कॉमन रखा, ब्यूटाडाइन को कॉमन रख लिया, लेकिन ब्यूटाडाइन के साथ जोड़ा किसको? तो एक नया कंपाउंड लाया अस्टाइरीन के रूप में। तो अस्टाइरीन को जब मिलाकर के रबर बनाएंगे तो बन जाएगा ये बुन्ना एस। तो ध्यान रखना, एक में ब्यूटाडाइन के साथ नाइट्राइल है और एक में ब्यूटाडाइन के साथ अस्टाइरीन। और ये दोनों जो है ये बहुत उपयोगी रबर है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसका, और जिसके कारण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और दोनों ही एक कॉमन रूप में जनरल पर्पस रबर कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, जनरल पर्पस रबर। तो कभी पूछ दे एग्जाम में कि जनरल पर्पस रबर के रूप में उपयोग होता है किसका? तो बुन्ना एन का और बुन्ना एस का। इसके अलावा ध्यान रखना है कि बुन्ना एस का प्रयोग गाड़ी के पहिए, छोटे गाड़ी, जो छोटे गाड़ी कौन कौन, जैसे बाइक हो गया, साइकिल हो गया, कार हो गया, इसका निर्माण भी बुन्ना एस से किया जाता। जबकि ये जो है बुन्ना एन का प्रयोग ऑयल के रेसिस्टेंस के रूप में, जहां तेल का काम होता है और तेल से रबर को नुकसान ना हो, तो वहां पर बुन्ना एन का प्रयोग था। जैसे गाड़ी का जो बाइक होता है उसमें ऑयल सील लगा होता है, सॉकर में ऑयल सील लगा देते हैं और उससे ऑयल लीकेज नहीं होता। तो ऑयल का जहां रेसिस्टेंस का काम होगा वह बुन्ना एन रबर का प्रयोग किया जाए। और आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें नाम क्या है, नाम में ये ग्रुप जुड़ा हुआ वो क्या सा है, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है कि यहां नियोप्रीन, और नियोप्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रबर है और इसका निर्माण क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण मतलब जब क्लोरोप्रीन का आप पॉलीमराइजेशन करा दें, 2 क्लोरोब्यूटाडाइन को क्लोरोप्रीन कहते हैं। मतलब ब्यूटाडाइन में अगर क्लोरीन आकर जुट गया, एक एटम क्लोरीन आकर लग गया, तो दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का क्या करेंगे? बहुलीकरण करा देंगे तो एक नया रबर प्राप्त हो जाएगा, कौन? नियोप्रीन। ये ध्यान रखना। और नियोप्रीन के द्वारा बड़े गाड़ी के पहियों का टायर, ट्रक, बस, बड़ी बड़ी लॉरी या जूते चप्पल के सोल
ये सब का निर्माण नियोप्रीन के द्वारा होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और आपको यही ध्यान रखना है कि नियोप्रीन का निर्माण किसके द्वारा, तो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण के द्वारा। और सब का बेसिक कंपोनेंट यही है। यहाँ इसके साथ नाइट्राइल लग गया, यहाँ इसके साथ एस्टरीन लग गया, और यहाँ क्या गया, एक क्लोरीन जुट गया, किसमें, ब्यूटाडाइन में, तो बन गया क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करा दिया तो नियोप्रीन बन गया। इतना ध्यान रखना। अब यहां के बाद ध्यान दें तो एक है थायोकोल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और थायोकोल का निर्माण 1,2-डाइक्लोरो इथेन तथा सोडियम पॉलीसल्फाइड, ये ध्यान रखना है आपको। केमिकल फॉर्मूला इन सब का नहीं जानना, आपको नाम सिर्फ जानना, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है कि किसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। जिसकी जरूरत है वो हम आपको चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा है कि जितना बताया जाए उसको आप पूरी विश्वास के साथ ध्यान रखें, और ज्यादा चीजों के चक्कर में ना पड़े। हम जितना बता रहे हैं वो मोर देन एनफ है किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए। आप यूपीएससी तक जाएंगे, आपका इससे काम पूछ चल जाता और कहीं ज्यादा नहीं पूछता। तो ध्यान रखना है 1,2-डाइक्लोरोइथेन तथा 1,2-डाइक्लोरोइथेन तथा सोडियम पॉलीसल्फाइड, इन दोनों का रिएक्शन करा देंगे आपस में तो एक रबर बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, थाइकोल होगा। तो ध्यान रखना इसको, थाइकोल को। और इसी के द्वारा आपको एक इंपॉर्टेंट रबर थाइकोल जो आर्टिफिशियल रबर के रूप में मानव ने बनाया। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां एक कंपाउंड है सोडियम पॉलीसल्फाइड। तो सोडियम पॉलीसल्फाइड जहां पर सल्फर बहुत अधिक मात्रा में, पॉली मतलब मेनी और सल्फाइड मतलब सल्फर, और इसके चलते इस थायोकोल का एक नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है, इसको पॉलीसल्फाइड रबर भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है इनमें से किसको पॉलीसल्फाइड रबर कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, थायोकोल को, जिसका मेन कंपोनेंट क्या है 1,2-डाइक्लोरोइथेन प्लस सोडियम पॉलीसल्फाइड। और इसको पॉलीसल्फाइड होने की वजह से इसको पॉलीसल्फाइड रबर भी कहते हैं। तो इतना चीज आप ध्यान रखेंगे थायोकोल के निर्माण से। तो ये सब निर्माण की प्रक्रिया। और यहां पर ध्यान देना है कि उपयोग की बात हमने कहा जनरल पर्पस में ये, इसके अलावा उपयोग की बात करेंगे तो यहां बुन्ना एन का उपयोग वाइल सील जैसे प्रोडक्ट के निर्माण में, बुन्ना एस का निर्माण छोटे पहिए के निर्माण में, ये भारी वाहन के पहिए के निर्माण में। तो ध्यान रखना है। तो भारी वाहन का जब पहिया बनाना होगा तो नियोप्रीन की जरूरत पड़ेगी। अब थायोकोल की बात आ जाती है तो थायोकोल के बारे में याद रखना कि थायोकोल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ध्यान रखना है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीकारक कहते हैं इसको। और इसके द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है। बिना ऑक्सीकारक के फ्यूल नहीं जलता। पेट्रोल जलाएं तो ऑक्सीकारक चाहिए, कोयला जलाएं तो ऑक्सीकारक चाहिए, लकड़ी जलाएं ऑक्सीकारक चाहिए, डीजल जलाएं ऑक्सीकारक चाहिए, गैस का चूल्हा घर में जलाएं तो उसके लिए ऑक्सीकारक चाहिए। जहां पर ऑक्सीकारक मुख्य रूप से क्या होता है, ऑक्सीजन होता। किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही पढ़ते हैं कि किसी घटक के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन सोचें कि आज बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं साइंस के क्षेत्र में। अंतरिक्ष यान चला जाता है मंगल तक, चंद्रमा तक, और अंतरिक्ष में जब जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। रॉकेट जब ऊंचाई पर जाता है, जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कमती चली जाएगी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन ले जाते हैं। और रॉकेट जब उड़ता है तो जब ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसके फ्यूल को, जो नोदक और प्रनोदक होता है, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो इसी का प्रयोग होता है रबर के रूप में थायोकोल का। ध्यान रखना है। तो ध्यान देना है कि थायोकोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके लिए, तो रॉकेट के ईंधन के लिए। जो आपसे एग्जाम में पूछेगा रॉकेट के ईंधन के लिए, तो रॉकेट के ईंधन को ऑक्सीडाइज करना होगा तो आपको ये रबर का प्रयोग करना होगा जिसका नाम क्या है, थायोकोल। तो यही 4-5 इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल रबर जिसका नाम याद रखना है। मैथ्यूज हैरिस का नाम याद रखना है। और मुख्य रूप से नेचुरल रबर का आइसोप्रीन पर ध्यान देना है। रबर, अब रबर जब एक प्रोडक्ट पढ़ लिए तो रबर से संबंधित एक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है
तो उस क्रिया पर नजर डालेंगे तो इससे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से जो भी सवाल पूछेगा आपके जीएस में वो रबर से जोड़ करके आप बना सकते हैं। साथियों, ये ध्यान रखना है कि ये मानव निर्मित पदार्थ का जो प्रोडक्ट की बात थी वो हम यहाँ आज कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके बाद इन तीनों का प्लास्टिक, रबर और रेसा, ये तीनों का मिला करके हम क्वेश्चन नंबर कराएंगे 10 के दम में। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए आप पूरी तैयारी रखें और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो एग्जाम के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड होगा, जैसे एग्जाम में पूछता वैसे। अब यहां पर रबर से संबंधित एक केमिकल प्रक्रिया जिसको वल्केनाइजेशन कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। क्या नाम है? वल्केनाइजेशन। हिंदी में वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण क्या है? ये वल्कनीकरण, इसी को थोड़ा सा समझना। तो इसके पहले हम लोग एक प्रक्रिया पढ़े थे, गैल्वेनाइजेशन, जिसको जस्तीकरण कहते। केमिस्ट्री जब शुरू किए थे तो वहां चर्चा हुई थी। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का लेप चढ़ा देना, परत चढ़ा देना, गैल्वेनाइजेशन कहलाता, जो जंग से लोहे को बचा लेता। अब यहां क्या है? वल्केनाइजेशन, उसी से मिलता जुलता, बार बार पूछता वल्केनाइजेशन। तो क्या करता है वल्केनाइजेशन? तो ध्यान रखना है कि यह रबर को कठोर तथा मजबूत बनाता है। कठोर तथा मजबूत बनाता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग। ये दो चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमने कहा नेचुरल रबर या जो रबर बनाते हैं वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इलास्टिक होता है, उसमें उतनी ताकत नहीं है चीजों से लड़ने की, बोझ को बर्दाश्त करने की, प्रेशर को झेलने की। हवा भरे तो टायर फटे नहीं, इतना प्रेशर को झेल सके। तो मजबूती नहीं और हार्डनेस नहीं है, तो घिसेगा जल्दी। अगर मुलायम होगा तो देखते होंगे पेंसिल बच्चा जब लिखता है तो इरेजर से जब मिटाते तो रबर बहुत जल्दी घिस जाता। और पहिया जब सड़क पर चलता है बहुत फास्ट स्पीड में, तो अगर हार्डनेस नहीं होगा तो पहिया घिस जाएगा इमीडिएटली, जल्दी घर्षण से घिस जाएगा। तो घिसे नहीं और ज्यादा से ज्यादा मजबूती हो सके, इसके लिए क्रिया की जाती है क्या? वल्केनाइजेशन। अब वल्केनाइजेशन में क्या होता है कि ध्यान रखना है कि वल्केनाइजेशन में यही काम है, कठोर और मजबूत बनाना, किसको? रबर को। और एक क्रिया साइंस के क्षेत्र में डेवलप किया, नाम था चाइल्ड्स गुडईयर। तो ये ध्यान रखना है, चाइल्ड गुडईयर ने इसको निकाला और उसी के द्वारा ये प्रक्रिया का जानकारी मिला कि ऐसे कर देंगे तो रबर हार्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि वल्केनाइजेशन क्रिया के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था? चाइल्ड गुडईयर था। इसीलिए बहुत सारे टायर की कंपनियां गुडईयर के नाम से टायर बनाती है। तो गुडईयर एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस वल्केनाइजेशन तकनीक को लोगों तक पहुंचाया। और किया क्या? तो कुछ नहीं किया, सिंपली एक प्रक्रिया किया कि रबर जब बन गया तो रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म कर दिया। गंधक, सल्फर, ये ध्यान रखना, सल्फर के साथ मिला करके रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म कर दिया। और जैसे ही गर्म किया तो क्या फर्क पड़ा? तो फर्क ये पड़ा कि जितने भी रबर के मॉलिक्यूल्स थे, अणु आपस में जुड़ गए और सब कंडेंस हो गए, बहुत पास आकर के एक दूसरे से बहुत मजबूत बॉन्डिंग बना लिया। क्योंकि सल्फर में मल्टी वैलेंट बॉन्ड होता है, बहुत सारे उसमें बॉन्डिंग होते हैं, और इसके कारण सल्फर सभी रबर के अणु को आपस में पकड़ करके बांध दिया। और जब बांध दिया तो रबर मजबूत हो गया, और इसकी वजह से रबर में ये दोनों गुण आ गया। रबर कठोर हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, और बॉन्ड की वजह से मजबूती आ गई। तो सल्फर को रबर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाई? वल्केनाइजेशन कहलाई। तो एग्जाम में पूछेगा कि वल्केनाइजेशन क्रिया में रबर के साथ मिलाया जाता है किसको? तो सल्फर को। और ये खोजा किसने? तो चार्ल्स गुडईयर ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया और इसके द्वारा वल्केनाइजेशन क्रिया की जाने लगी। और यहीं से रबर मजबूत से मजबूत बनाने का क्रम दौर शुरू हुआ। आज भारी से भारी वाहन भी उस टायर को, प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है। तो ये ध्यान रखना है, जहाज चलता है और फास्ट जब टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है, तो बहुत ज्यादा दबाव होता है पहिए पर, और उस पहिए को
दबाव से बचाने में ये रबर की वल्केनाइजेशन तकनीक बहुत काम करती। तो यही था रबर से संबंधित जनरल साइंस में समान विज्ञान का जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्चुअल बात है। तो इसको देखें, फाइबर से लेकर रबर तक इतना चीजों को ध्यान रखेंगे और यहां के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आवर देख लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ परेशानियों की वजह से क्लास नहीं हो पाता, जिसकी सूचना हम टेलीग्राम पर दे देते हैं GSBK रोशन, इसको ध्यान रखना। और हम पूरा कोशिश करते हैं 4 बजते बजते तक की क्लास हर हाल में हो, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो क्लास कैंसिल करना पड़ता। तो उसके लिए अदरवाइज ना लें, आपकी कंटिन्यूटी भंग होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होता, और इसलिए आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें और ध्यान दें कि जब भी कैंसिल हो क्लास तो समझना कि कोई ना कोई बहुत ज्यादा समय ऐसा रहा होगा कि करना पड़ गया। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें। करंट अफेयर को सुबह सुबह देखें, सोए नहीं रहे 7 बजे तक। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास यहां कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।